मेरा नाम विकास है और यह कहानी मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और खौफनाक अनुभव है। मैं यह कहानी इसलिए लिख रहा हूं ताकि लोग जान सकें कि कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसे भी रहस्य छुपे होते हैं जिनका सामना करना इंसान के बस की बात नहीं होती। यह कहानी एक सर्कस से जुड़ी है जहां मैंने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जिसे कभी भूल पाना मुमकिन नहीं। कुछ साल पहले मैं अपने छोटे शहर में बेरोजगारी और उधारी के बोझ तले दबा हुआ था। शहर में कोई खास काम नहीं था और जब भी कोई मौका मिलता मैं उसे हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन हर बार किस्मत मुझे किसी अजीब जगह पर ले आती। एक दिन शहर में एक सर्कस आया। यह कोई साधारण सर्कस नहीं था। इसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही थी। लोगों का कहना था कि यह सर्कस बेहद पुराना और अनोखा है। मैंने इसे एक मजाक समझा, लेकिन जब मैंने सुना कि उन्हें कुछ अस्थायी कामगारों की जरूरत है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश करूं। मैंने उसी दिन सर्कस के कार्यालय में जाकर पूछताछ की। वहां एक लंबा पतला आदमी बैठा था। उसकी आंखें कुछ अजीब थीं, जैसे वे मेरे अंदर तक देख रही हों। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें काम मिल गया, कल से आ जाओ। उसकी बातों में एक अजीब सा वजन था, मानो वह जानता हो कि मैं कहीं और नहीं जा सकता। पहले दिन मैं बहुत उत्साहित था। सर्कस का माहौल बहुत आकर्षक लग रहा था। बड़े बड़े तंबू, रंग बिरंगे कपड़े पहने कलाकार और दर्शकों की भीड़। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रात का समय सबसे ज्यादा खौफनाक होता था। जब सारे कलाकार दिन भर की थकान के बाद सोने चले जाते तब सर्कस के मैदान में अजीब आवाजें गूंजने लगती। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो मैंने खुद से पूछा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। सर्कस के बाकी कलाकार भी कुछ अजीब लगने लगे थे। वे दिन में हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक आ जाती। ऐसा लगता था जैसे वे किसी बड़े रहस्य के गवाह हों जिसे वे दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मुझे उनके इस बदले हुए रूप से डर लगने लगा था, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन मेरी मुलाकात सर्कस के सबसे पुराने कर्मचारी रमेश से हुई। वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा था और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी उम्र से ज्यादा उसके जीवन के अनुभवों की गवाह थीं। उसने मुझे बताया कि यह सर्कस कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सर्कस किसके द्वारा चलाया जाता है। उसने एक अजीब कहानी सुनाई जिसमें उसने कहा कि यह सर्कस पहले कभी न था। यह अचानक किसी दिन यहां आया और तब से हर साल अलग अलग जगहों पर जाने लगा। रमेश की बातें मुझे अजीब लगीं, लेकिन एक रात उसने मुझसे कहा, विकास, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस सर्कस को छोड़कर भाग जाओ। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं भाग सकता था। मेरे पास पैसे नहीं थे और ना ही कहीं जाने का कोई ठिकाना। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया, परंतु रमेश की बातों ने मेरे दिमाग में शक के बीज बो दिए थे। उस रात जब मैं अपने टेंट में सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे फिर वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन इस बार आवाजें ज्यादा तेज और साफ थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बहुत करीब आकर फुसफुसा रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं हिम्मत जुटाकर बाहर निकला और चारों ओर देखा। मुझे सर्कस के मैदान के किनारे एक काले कपड़े में लिपटा हुआ कोई खड़ा नजर आया। मैंने सोचा शायद वह कोई कलाकार होगा, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वह एकदम से गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह कैसे हो सकता है? मैंने इसे एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश की, लेकिन वह दृश्य मेरी आंखों से नहीं हटा। अगले दिन सर्कस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। सर्कस के बड़े तंबू के पीछे, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और देखा कि एक औरत बैठी है। उसके चेहरे पर गहरा दुख और पीड़ा थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से रो रही थी।
मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? लेकिन उसने मेरी ओर देखा ही नहीं, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैं डर कर पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मैं वहीं जम गया। और फिर वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि सर्कस में कुछ भयानक और रहस्यमयी चल रहा है। मैंने यह बात रमेश को बताई, लेकिन उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने पहली बार देखा था। उसने मुझसे कहा, यह सर्कस तुम्हारे लिए नहीं है विकास, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। लेकिन अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस सर्कस के पीछे क्या रहस्य है, कौन थी वह औरत और क्यों यह सर्कस इतना डरावना महसूस हो रहा था। पहले भाग की घटनाओं के बाद मेरा मन अब सर्कस के रहस्यों को जानने के लिए बेताब हो गया था। लेकिन जितना मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करता, उतना ही सर्कस के लोग मुझसे दूरी बनाने लगते। सर्कस में दिन के वक्त तो सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव आ जाता। एक ठंडी भारी हवा बहने लगती जो हर किसी के दिल में डर का बीज बो देती। मैंने यह नोटिस किया कि हर रात एक खास समय पर सर्कस के कलाकार अपने अपने तंबुओं में गायब हो जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मुझे हमेशा यह एहसास होता कि वे कुछ जानते हैं, लेकिन वे मुझे बताने से डरते थे। रमेश की बातों के बाद से मैं उसे ही सबसे सुरक्षित समझता था। वह सर्कस का सबसे पुराना सदस्य था, और अगर कोई जानता था कि सर्कस के भीतर क्या चल रहा है तो वह वही था। लेकिन रमेश खुद भी अब मुझसे बचने लगा था। जब भी मैं उससे सर्कस के बारे में पूछता, वह टालने की कोशिश करता और मुझे वहां से हटाने की बात करता। एक रात जब मैं अपने टेंट में सो रहा था, मुझे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें बहुत साफ थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे टेंट के बाहर खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा है। मैंने अपनी सांसें रोकी और ध्यान से सुना, विकास, विकास। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मेरा नाम था। कौन हो सकता है जो रात के इस वक्त मेरा नाम पुकार रहा था? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे टेंट के दरवाजे की ओर बढ़ा। जब मैंने पर्दा हटाया तो देखा कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन वही अजीब ठंडक और भारीपन हवा में महसूस हो रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत ही भयानक इस सर्कस के पीछे छुपा हुआ है। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने सर्कस के तंबुओं के पीछे जाने का फैसला किया, जहां लोग रात में गायब हो जाते थे। दिन के वक्त वहां जाना मुझे ज्यादा सुरक्षित लगा, क्योंकि रात को मैं अकेला उस अंधेरे और खौफनाक माहौल का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। जब मैं तंबुओं के पीछे पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं गहरे में गया, मुझे एक पुराना टूटा फूटा स्टोर हाउस दिखा। यह स्टोर हाउस सर्कस के कलाकारों के इस्तेमाल में नहीं लगता था, क्योंकि किसी ने मुझे इसके बारे में कभी बताया ही नहीं। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने स्टोर हाउस का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बिल्कुल भयानक था। वहां कई पुराने सर्कस के उपकरण और चीजें बिखरी हुई थीं, जिनमें से कुछ पर खून के धब्बे थे। मुझे समझ नहीं आया कि यहां यह सब क्यों रखा गया था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह थी एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में कुछ लोग खड़े थे और उनके पीछे सर्कस का वही तंबू दिखाई दे रहा था जिसमें मैं काम कर रहा था। लेकिन तस्वीर में एक औरत थी, वही औरत जिसे मैंने कुछ दिन पहले रात में देखा था। मेरी सांसें थम गईं। वह औरत यहां कैसे हो सकती है और क्यों उसकी तस्वीर इस स्टोर हाउस में रखी गई है? तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से छिप गया और देखा कि रमेश वहां आ रहा था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। उसकी आंखें खाली थीं और ऐसा लग रहा था कि वह किसी ट्रांस में था। वह सीधे उस तस्वीर के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। मैंने धीरे से उसकी बातों को सुना। वह बड़बड़ा रहा था, ये फिर वापस आ गई, हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिर वह किसके बारे में बात कर रहा था और यह वापस आ गई का मतलब क्या था?
मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल आया और सीधे अपने टेंट में चला गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस सर्कस में कुछ गहरा और भयानक रहस्य छुपा हुआ है। मैं जितना ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा था, उतना ही डर मेरे दिल में बढ़ता जा रहा था। अगली रात मैंने कुछ अजीब देखा। सर्कस के बड़े तंबू के बीच में, जहां आमतौर पर परफॉर्मेंस होती थी, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। यह वही कलाकार थे जो रात होते ही गायब हो जाते थे, लेकिन इस बार उनके साथ रमेश भी था। उनके बीच में एक बड़ा सा गोला बना हुआ था और वे सभी उसे घेर कर खड़े थे। मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि गोले के बीच में वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने पहले देखा था। उसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर नफरत और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन मुझे इतना जरूर एहसास हुआ कि यह सर्कस अब किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। उस रात मैंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सर्कस छोड़कर भागना होगा, लेकिन भागना आसान नहीं था। सर्कस के हर कोने में कुछ न कुछ अजीब घट रहा था और हर कदम पर मुझे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उसी वक्त अपने सामान को समेटा और सर्कस से भागने की तैयारी की, लेकिन जब मैं भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, विकास, तुम भाग नहीं सकते। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह सर्कस क्या है और मैं इससे कैसे बच सकता हूं। रात का अंधेरा घना हो चुका था और मेरा दिमाग अब पहले से भी ज्यादा उलझा हुआ था। मैं अब समझ चुका था कि सर्कस के भीतर कुछ बेहद भयानक हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इसका पता लगाना अभी बाकी था। हर बीतते पल के साथ डर मेरे दिल में बढ़ता जा रहा था, पर अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैं तय कर चुका था कि इस सर्कस की काली सच्चाई जानकर ही रहूंगा। जब मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे रास्ते में वही पुरानी आवाज फिर से गूंजने लगी, विकास, तुम भाग नहीं सकते। यह आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा हो। मेरे कदम ठिठक गए, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मुझे डर कर रुकना नहीं है। मैंने धीमे कदमों से सर्कस के मुख्य गेट की ओर बढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। गेट पर एक अदृश्य दीवार जैसी कोई चीज खड़ी थी। मैंने कई बार उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे मैं किसी कठोर दीवार से टकरा रहा हूं। गेट के उस पार की दुनिया अब मेरे लिए पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं इस सर्कस से भाग नहीं सकता। यह जगह सिर्फ एक सर्कस नहीं थी, बल्कि किसी अभिशाप का घर थी। अब मुझे सच्चाई का सामना करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। वापस अपने टेंट में जाकर मैंने अपने बैग से रमेश की दी हुई पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो मैंने पहले ध्यान नहीं दी थीं। पहली ही पंक्तियां मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थीं। यह सर्कस उन आत्माओं का है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। जो यहां आए वे फिर कभी नहीं लौटे, और अब मैं भी इन्हीं का हिस्सा बन गया हूं। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम्हारा भी अंत निकट है। मेरे हाथ कांपने लगे। रमेश ने यह डायरी मुझे क्यों दी थी? क्या वह जानता था कि मैं इस सर्कस की सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा? मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। डायरी में कुछ और बातें लिखी थीं जिनसे यह साफ हो गया कि सर्कस के भीतर कोई अदृश्य शक्ति है जो यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपना शिकार बना रही है। हर रात एक नए चेहरे का अंत होता है और उसकी आत्मा इस सर्कस का हिस्सा बन जाती है। यहां से कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। मैंने अपनी सांसें रोकी और सोचा, क्या मेरा भी अंत करीब है? मुझे यह यकीन हो चला था कि सर्कस के भीतर कुछ आत्माएं हैं जो हमें छोड़ने नहीं देती। उनकी वजह से सर्कस एक जाल बन चुका था। लेकिन कौन थी ये आत्माएं और क्यों यह सब हो रहा था? मैंने तय किया कि अब मुझे रमेश से मिलकर पूरी सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि मैं सर्कस की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जितना लोगों से रमेश के बारे में पूछा, उतना ही वे मुझसे दूर होते गए। रात होते होते मैंने वह जगह फिर से खोजने का फैसला किया।
जहां पिछली रात कलाकार इकट्ठा हुए थे। इस बार मैं थोड़ा और सतर्क था। जब मैं वहां पहुंचा तो वही गोला फिर से बना हुआ था। कलाकार फिर से उस गोले के चारों ओर खड़े थे और इस बार भी उनके बीच में वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा भयानक लग रही थीं। मैंने छिपकर देखा कि वे सभी कुछ मंत्र बोल रहे थे। उस औरत के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और अचानक उस रोशनी के बीच से कुछ भयानक आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। यह दृश्य मेरे दिल को दहला देने वाला था। तभी अचानक रमेश भी वहां आ गया। उसकी हालत और भी बुरी लग रही थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। वह उस औरत की ओर बढ़ा और चीखने लगा, तू यहां क्यों आई है? हमने तुझे खत्म कर दिया था। लेकिन वह औरत बस हंसती रही, एक खौफनाक हंसी जो मेरी हड्डियों तक को कंपा रही थी। उसने रमेश की ओर देखा और बोली, तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे बच सकते हो? तुम सबकी बारी आएगी। यह सर्कस अब तुम्हारा अंत है। रमेश जमीन पर गिर पड़ा और उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे। उसने मुझे इशारा किया कि मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह औरत अचानक मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर थीं और उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो चुकी थी। तुम्हारा वक्त भी जल्द आएगा, उसने कहा। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जाम हो चुके थे। मैं खुद को उस भयानक दृश्य से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी पूरी ताकत जैसे गायब हो गई थी। तभी अचानक मुझे रमेश की एक तेज चीख सुनाई दी और जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह जमीन पर तड़प रहा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी काली छाया लिपट रही थी। रमेश की आंखों से खून बहने लगा और वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी चीखें बंद हो गईं और उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। मैं बुरी तरह डर चुका था। यह सब क्या हो रहा था? सर्कस की यह औरत कौन थी और क्यों उसने रमेश को मारा? अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, मैं इस सर्कस से कैसे बचूं? मैंने अपने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस की। रमेश की चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं और उसकी मौत की भयावहता ने मुझे एक ठंडी सिहरन में डाल दिया था। मैंने उस भयानक दृश्य से खुद को अलग करना चाहा, लेकिन मेरी आंखों के सामने वह अंधेरा छाया और रमेश की तड़पती हुई अवस्था बार बार आ रही थी। मैंने सर्कस के मुख्य तंबू की ओर भागने का निश्चय किया। सर्कस के अंदर का अंधेरा मुझे और भी डरा रहा था, पर मुझे पता था कि वहां कुछ ऐसा था जो मुझे अपने अतीत के बारे में जानने के लिए मजबूर करेगा। मैंने संकल्प लिया कि अब मैं भागने वाला नहीं हूं। मुझे उस रहस्य का पता लगाना होगा जो इस सर्कस को इस कदर खौफनाक बना रहा था। जैसे ही मैं मुख्य तंबू में पहुंचा, वहां भीड़ थी, लेकिन सबका ध्यान मंच पर था। वहां पर वही औरत खड़ी थी और उसके चारों ओर वही कलाकार फिर से इकट्ठा हो चुके थे। उनका चेहरा डर और हलचल से भरा हुआ था। उस औरत ने फिर से वही खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, स्वागत है मेरे प्यारे दर्शकों। आज की रात हम एक नए अद्भुत खेल का आयोजन करने जा रहे हैं। मैंने ध्यान से सुना। वह कह रही थी, इस खेल का नाम है जीवित रहना। जो इस खेल में भाग लेगा उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। उसने अपनी आंखों से दर्शकों को घूरा और कहा, आप में से कोई एक चुने और मैं आपको दिखाऊंगी कि असली डर क्या होता है। भीड़ में खौफ और हलचल मच गई। कुछ लोग अपने अपने दोस्तों से चिपकने लगे, कुछ तो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि इस सर्कस में हर व्यक्ति एक खेल का हिस्सा था और यह खेल उनकी जिंदगी का अंतिम खेल हो सकता था। मेरी आंखें उस औरत पर थीं। मुझे उसके रहस्यमय शक्तियों का पता लगाना था। तभी मैंने देखा कि एक युवक जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, मंच की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वह जैसे कुछ साबित करना चाहता था। मैं खेलूंगा, उसने तेज आवाज में कहा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बहुत अच्छा, उस औरत ने कहा, तो चलो देखो तुम अपने डर का सामना कैसे करते हो। उस युवक ने मंच पर कदम रखा और अचानक सारे कलाकार एक साथ हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने उस युवक को चारों ओर से घेर लिया। खेल शुरू हो चुका है, उस औरत ने कहा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। तभी मैंने देखा कि उन कलाकारों ने उस युवक को एक अजीब सी रस्सी से बांध दिया।
वह युवक डरते हुए चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर अचानक वे सब उसे खींचने लगे और एक भयानक दृश्य सामने आया। मंच के नीचे एक गहरा गड्ढा था और उन कलाकारों ने उस युवक को उसी गड्ढे की ओर खींचना शुरू कर दिया। वह चीख रहा था, नहीं, मुझे छोड़ दो, पर उनकी हंसी उसकी चीखों पर हावी हो गई। उस औरत ने एक बार फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि यहां से भागना संभव नहीं है। जब तुम इस खेल में हो तो तुम्हारी आत्मा हमारी है। जैसे ही वे युवक को गड्ढे में खींचने लगे, मुझे अचानक एक विचार आया, क्या मैं उसे बचा सकता था? लेकिन क्या मैं भी अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसा करूं? मेरे मन में असमंजस चल रहा था। फिर मैंने एक तय किया, अगर मैं उस युवक को नहीं बचा सका तो शायद मेरी बारी भी आने वाली थी। मैं धीरे धीरे मंच के पास पहुंचा और चिल्लाया, रुको, इसे मत करो। भीड़ ने मेरी ओर देखा। कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मैं पागल हो गया हूं। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से चिल्लाया, रुको, यह सब बंद करो। उस औरत ने मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम कौन हो? तुम जान नहीं सकते कि यहां कौन खेल रहा है और कौन शिकार? मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब गलत है, मैंने कहा। तुम लोगों को मार रही हो, तुम किसी को भी छोड़ने नहीं देती। उस औरत ने मेरी बात सुनकर हंसी में उत्तर दिया, तुम्हारी हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी किस्मत नहीं। तुम भी मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। तभी मैंने देखा कि वो कलाकार उस युवक को गड्ढे में गिराने ही वाले थे। मैंने अपने अंदर के डर को खत्म करते हुए एक कड़ा फैसला किया। मैंने खुद को प्रेरित किया और मंच पर कूद गया। नहीं, मैंने जोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने युवक को खींचने वाले कलाकारों को धक्का दिया। उस युवक ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तुम्हें बचाना होगा, मैंने कहा। हम दोनों मिलकर इस सर्कस के जाल से बच सकते हैं। मैंने जितना हो सके जोर से धक्का दिया और उस युवक ने मेरी मदद की। हम दोनों ने एक साथ उन कलाकारों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन सभी की ताकत हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा थी। फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमारी आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन तभी उस औरत ने हमारी ओर देखा और कहा, तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो, यह सर्कस तुम्हारे लिए नहीं है। तभी मैंने देखा कि औरत के पीछे कुछ काली परछाइयां उभरने लगी। मुझे समझ में आ गया कि वह उन आत्माओं से भरी हुई है। मैंने उस युवक को कहा, हम अब भाग नहीं सकते, लेकिन हम लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने और कोशिश की, उस औरत की हंसी फिर से सुनाई दी और उसने कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार है, अब तुम्हारी बारी है। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और अचानक हमें एक ठंडी हवा का झोंका लगा। जैसे ही वह हवा हमारे चारों ओर घिरी, मैंने महसूस किया कि मैं अब उस सर्कस के डरावने जाल में फंस चुका हूं। हमारे प्रयास विफल हो गए थे। अब हम उस सर्कस की काली रात का हिस्सा बन गए थे और हमें पता था कि अब हम यहां से कभी नहीं जा पाएंगे। मैंने खुद को समझाया कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मैं और वह युवक, जिनका नाम अब मुझे याद नहीं था, उस सर्कस के डरावने जाल में फंसे हुए थे। हमें चारों ओर से घेर लिया गया था। उन कलाकारों की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी नाजुक जानवर का शिकार करने का इंतजार कर रहे हों। तुम दोनों अब हमारी दुनिया का हिस्सा बन गए हो, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज में एक डरावनी मिठास थी। मैंने उस युवक की ओर देखा। उसका चेहरा डर और आतंक से भरा हुआ था। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। पर कैसे? उसने पूछा। उसकी आवाज में असमर्थता थी। हमारे पास एक मौका है, मैंने कहा। हमें इन कलाकारों के खिलाफ एक योजना बनानी होगी। अगर हम एक साथ हैं तो शायद हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन यह तय करना आसान नहीं था। हम एक बार फिर उस मंच पर थे जहां उस भयानक खेल की शुरुआत हुई थी। मंच के चारों ओर लोग थे। उनकी आंखों में भूख और प्यास थी, जैसे वे किसी और की पीड़ा का आनंद ले रहे हों। तभी मैंने देखा कि उस औरत ने अपने हाथों से एक संकेत दिया और सभी कलाकार एक साथ एक घेरे में आ गए। उनकी हंसी अब एक भयानक गीत में बदल गई। क्या तुमने कभी सोचा है कि डरना क्या होता है? उसने कहा। अब तुम इसे जी कर देखोगे। हमने उनके चारों ओर अपनी स्थिति मजबूत की।
मैंने उसे कहा, जितना हो सके हमें साथ रहना होगा, कभी भी अलग मत होना। ठीक है, उसने कहा। उस औरत ने फिर से अपनी आवाज में जादू भरा। तो चलो, खेल का अंतिम चरण शुरू करते हैं। आसपास की भीड़ में हलचल मच गई। लोग उत्सुकता से देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक भयानक जंग थी जिसमें हमारी जान दांव पर थी। तुम दोनों को एक दूसरे को बचाना होगा। अगर तुम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करोगे तो कोई भी नहीं बचेगा, उस औरत ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सभी कलाकारों ने एक साथ जोर से चिल्लाया। अचानक मंच पर अंधेरा छा गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं और उस युवक पूरी तरह से अलग हो गए हैं। मैंने चिल्लाया, रुको, हमें एक साथ रहना होगा। लेकिन मेरी आवाज वहां की हलचल में खो गई। तभी मुझे एक हल्की आवाज सुनाई दी, पलट जाओ। मैंने जल्दी से पलटा और देखा कि वह युवक एक तरफ खड़ा है। मुझे यहां से निकालो, उसने कहा। मैंने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उसे और गहरा कर दिया। तभी मैंने देखा कि उन कलाकारों ने उसके चारों ओर एक घेरे बना लिया है। उनकी हंसी अब और भी भयानक लग रही थी। यह सब खत्म हो चुका है, उस औरत ने कहा। तुम्हारे प्रयास बेकार हैं। मैंने खुद को और अधिक मजबूती से खींचा, लेकिन मेरे हाथ उसके तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर अचानक मैंने एक योजना बनाई। तुम्हें उन पर हमला करना होगा, मैंने जोर से चिल्लाया। जब मैं तुम तक पहुंचूंगा, तुम उन्हें धक्का देना। वह झिझकते हुए बोला, पर वे बहुत मजबूत हैं। हिम्मत करो, मैंने कहा। अगर हम अब हार गए तो कभी नहीं बचेंगे। उसने मेरी बात सुनी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है। उसने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू किया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक बार फिर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत ने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम अपने साथी को बचा सकते हो? तभी उसके इशारे से सारे कलाकार उस युवक पर टूट पड़े। मैंने उसे देख लिया। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। नहीं, मैंने चिल्लाया, बचाओ, उसे छोड़ दो। लेकिन उनकी हंसी ने मेरी आवाज को दबा दिया। उस युवक की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और मैंने देखा कि वह वहां से गायब हो गया। अब तुम्हारी बारी है, उस औरत ने कहा, और मैंने देखा कि वह मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी पीठ एक ठंडी दीवार से टकरा गई। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा, लेकिन उस औरत ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम अब मेरे हाथों से बच नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा इस सर्कस में हमेशा के लिए बसी रहेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। मैं समझ गया कि यह मेरा अंत है। मुझे अपने साथी की चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं और मैं जानता था कि मैं भी उसी स्थिति का सामना कर रहा हूं। मेरे शरीर में खून जमने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी मैंने महसूस किया कि मुझे कोई और आवाज सुनाई दे रही है, किसी को बचाना होगा। मैंने आंखें खोली और देखा कि वहां और भी लोग हैं। सबकी आंखों में वही डर था जो मेरे अंदर था। उन सब का सामना उस औरत से होना था। मैंने एक बार फिर चिल्लाया, हमें एकजुट होना होगा, हमें इस सर्कस से बाहर निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन कलाकारों ने मेरे चारों ओर घेराबंदी कर ली थी। मैंने समझ लिया कि अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। तुम सब हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, उस औरत ने कहा। तुम्हें अब यही रहना होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने समझा कि मैं भी उन आत्माओं का हिस्सा बन गया हूं जो इस सर्कस के लिए अभिशप्त हैं। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, मैंने अपने जीवन को पीछे की ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सर्कस मेरे लिए इतना भयानक हो सकता है। अब मैं एक सर्कस के जीवित भूत में बदल चुका था और मेरी चीखें अब कभी सुनाई नहीं देंगी। सर्कस की रात अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। मैं समझ गया कि सर्कस सिर्फ मनोरंजन का नहीं, बल्कि भय और पीड़ा का स्थल था, जहां हर आत्मा बंधी हुई थी। मैं अब उस भयावहता का हिस्सा था और मुझे हमेशा के लिए वहीं रहना होगा।